प्लेन से मुंबई से दिल्ली तक के सफ़र में थकान जैसा तो कुछ नहीं था, पर माँ के थोड़ा आराम कर ले कहने पर मैं फ्रेश होकर माँ के ही बेडरूम में आकर लेट गई। भैया भाभी ऑफिस में थे। माँ के घर की मेड श्यामा को किचन में कुछ निर्देश दे रही थी। कल पिताजी की बरसी है। हर साल मैं माँ की इच्छा अनुसार उनके पास ज़रूर आती हूँ। मैं 5 साल की थी जब पिताजी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भैया उस समय 10 साल के थे। माँ टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी है। 25 सालों के अपने वैवाहिक जीवन में मैं सुरभि और सार्थक के जन्म के समय ही नहीं आ पाई हूँ, पर बाकी समय हर साल आती रही हूँ। विपिन मेरे सकुशल पहुँचने की खबर ले चुके थे। बच्चों से भी मैं बात हो चुकी थी। मैं चुपचाप लेटी कल होने वाले हवन और भैया भाभी और अपने इकलौते भतीजे यश के बारे में सोच रही थी कि तभी माँ की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। ले तनु, कुछ खा ले। पीछे पीछे श्यामा मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर हाजिर हुई। मैंने कहा, माँ इतना सब? अरे सफ़र से आई है, घर के काम निपटाने में पता नहीं कुछ खा कर चली होगी या नहीं। मैं हंस पड़ी। माएँ ऐसी ही होती हैं, मैं जानती हूँ माँ। अच्छा भला नाश्ता करके निकली थी और प्लेन में कॉफ़ी भी पी थी। माँ ने एक पराठा और दही प्लेट में रखकर मुझे पकड़ा दिया। साथ में हलवा। मायके आते ही एक मैच्योर स्त्री भी चंचल तरुणी में बदल जाती है। अतः मैंने भी ठुनकते हुए कहा, नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगी, और हलवा तो बिल्कुल भी नहीं। माँ ने प्यार भरे स्वर से कहा, ये डाइटिंग मुंबई में ही करना, मेरे सामने नहीं चलेगी। खा ले मेरी बिटिया। अच्छा ठीक है, अपना नाश्ता भी ले आओ आप। हाँ मैं लाती हूँ, कहकर श्यामा चली गई। हम दोनों ने साथ नाश्ता किया। भैया भाभी रात तक ही आने वाले थे। मैंने कहा, कल के लिए कुछ सामान लाना है क्या? नहीं, संडे को ही अनिल ने सारी तैयारी कर ली थी। तू आराम कर, मैं ज़रा श्यामा से कुछ काम करवा लूँ। दोपहर तक यश भी आकर मुझसे लिपट गया। मेरे इस इकलौते भतीजे को मुझसे बहुत लगाव है। मेरे मायके में गिने चुने लोग ही तो थे। सबसे मधुर स्वभाव के कारण घर में एक स्नेहपूर्ण माहौल बना रहता था। जब आती हूँ अच्छा लगता है। 3 बजे का टाइम कब कट गया पता ही नहीं चला। यश कोचिंग चला गया तो मैं भी माँ के पास ही लेट गई। माँ दोपहर में थोड़ा सोती है। मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। इतने में डोरबेल बजी। मैंने ही दरवाज़ा खोला। श्यामा पास में ही रहती थी और दोपहर में घर चली जाती थी। शाम को फिर आ जाती थी। पोस्टमैन था, टेलीग्राम था। मैंने उल्टा पलटा टेलीग्राम मेरे नाम था। प्रेषक के नाम पर नज़र पड़ते ही मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीग उठी। अनिरुद्ध। मैं टेलीग्राम लेकर सोफे पर धंस गई। हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया था अनिरुद्ध ने। तुम इस समय यहीं होगी जानता हूँ, अगर ठीक समझो तो संपर्क करना। पता नहीं कैसे मेरी आंखें मिश्रित भावों की नमी से भरती चली गई। ओह अनिरुद्ध, तुम्हें आज 25 साल बाद भी याद है मेरे पिताजी की बरसी है, और यह टेलीग्राम 3 दिन बाद 164 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा बंद होने वाली है। अनिरुद्ध के पास यही एक रास्ता था आखिरी बार मुझ तक पहुंचने का। मेरा मोबाइल नंबर उसके पास है नहीं, ना मेरा मुंबई का पता उसके पास। अब यहाँ उन दिनों घर में भी फ़ोन नहीं था। बस यही आखिरी तरीका उसे सूझा होगा। उसे यह हमेशा से पता था कि पिताजी की बरसी पर मैं कहीं भी रहूं, माँ और भैया के पास ज़रूर आऊँगी। और उसकी यह कोशिश मेरे दिल के कोने कोने को उसकी मीठी सी याद से भरती जा रही थी। अनिरुद्ध मेरा पहला प्यार एक सुगंधित पुष्प की तरह ही तो था। एक पूरा कालखंड ही बीत गया अनिरुद्ध से मिले। वही संधि पर खड़ी थी तब मैं जब
पहली बार मन में प्यार की कोपल फूटी थी। यह वही नाम था जिसकी आवाज़ कानों पर उतरने के साथ ही जेठ की दोपहर में बसंत का एहसास कराने लगती। तब लगता था यदि परम आनंद कहीं है तो बस उन पलों में सिमटा हुआ जो हमारे एकांत के हमसफ़र होते हैं। पर कॉलेज के दिनों में ऐसे पल हम दोनों को मुश्किल से ही मिलते थे। होते भी तो संकोच, संस्कार और डर में लिपटे हुए कि कहीं कोई देख ना ले। नौकरी मिलते ही उस पर घर में विवाह का दबाव बना तो उसने मेरे बारे में अपने परिवार को बताया। फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके अति पुरातन पंथी परिवार ने हंगामा खड़ा हो गया और फिर प्यार हार गया। परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुजुर्गों के आदेश के आगे मुंह सिला खड़ा रह गया था। प्यार क्या योजना बनाकर जाति धर्म परख कर किया जाता है या किया जा सकता है? और बस हम दोनों ने एक दूसरे को भविष्य की शुभकामनाएं देकर भरे मन से विदा ले ली थी। यही समझ लिया था कि मन को भी प्यार में पाना जरूरी भी नहीं। पृथ्वी आकाश कहाँ मिलते हैं? भला सच्चा प्यार तो शरीर से ऊपर मन से जुड़ता है। बस हम जुदा भर हुए थे। उसकी विरह में मेरी आँख से बहे अनगिनत आंसू बाबुल के घर से विदाई के आंसुओं में गिन लिए गए थे। मैं उस अध्याय को वहीं समाप्त समझ पति के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए मेरे सम्मुख फड़फड़ा रहे थे। टेलीग्राम पर उसका पता लिखा हुआ था। वह यहीं दिल्ली में ही है। क्या उससे मैं मिल लूँ? देखूँ तो कैसा है। उसके परिवार से भी मिल लूँ। पर यह मुलाकात हमारे शांत सुखी वैवाहिक जीवन में हलचल तो नहीं मचा देगी? दिल उससे मिलने के लिए उकसा रहा था। दिमाग कह रहा था पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं रहेगा। मन तो हो रहा था देखूं, मिलूं उससे। 25 साल बाद कैसा लगता होगा। पूछूं ये साल कैसे रहे, क्या क्या किया, अपने बारे में भी बताऊं। फिर अचानक पता नहीं क्या मन में आया। मैं चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। वहाँ काफ़ी नीचे दबाकर अपना एक बक्सा उठाया। मेरा यह बक्सा सालों में यहीं पड़ा है। इसे कभी किसी ने नहीं छेड़ा। मैंने बक्स खोला। उसमें एक और डब्बा था। सामने अनिरुद्ध के कुछ पुराने पीले पड़ चुके थे। भावनाओं की स्याही में लिपटे खतों का एक एक पन्ना पुरानी यादों को आंखों के सामने खूबसूरत तस्वीर की तरह ला रहा था। न जाने कितनी भावनाओं का लेखा जोखा इन खतों में था। मुझे अचानक महसूस हुआ आजकल के प्रेमियों के लिए तो मोबाइल ने कई विकल्प खोल दिए हैं। फेसबुक ने तो अपनों को छोड़कर अनजान रिश्तों को जोड़ दिया है। सारा सामान अपनी गोद में फैलाए मैं अनगिनत यादों की गिरफ्त में बैठी थी, जहाँ कुछ भी बनावटी नहीं होता था। शब्दों का जादू और भावों का सम्मोहन लिए ये खत मन में उतर जाते थे। हर शब्द में लिखने वाले की मौजूदगी महसूस होती थी। अनिरुद्ध ने एक पेपर पर लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो खूब गया, जो डूबा सो पार। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई कि आजकल के बच्चे इन शब्दों की गहराई नहीं समझ पाएंगे। वे तो अपने प्रिय को मानने के लिए सिर्फ एक आई लव यू स्माइली का सहारा लेकर बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध खत में न कभी अपना नाम लिखता था न मेरा। इसी वजह से मैं इन्हें संभाल कर रख सकी। अनिरुद्ध की दी हुई कई चीज़ें मेरे सामने पड़ी थी। उसका दिया हुआ एक पेन उसका पीला पड़ चुका था। एक सफ़ेद रुमाल जो उसने मुझे बारिश में भीगे हुए चेहरे को साफ करने के लिए दिया था। मुझे दिए गए उसके लिखे क्लास के कुछ नोट्स। कई बार तो वह ऐसे ही कोई कागज़ पकड़ा देता था जिस पर कोई बहुत ही सुंदर शेर लिखा होता था। स्टोर रूम के ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर मैं उसके खत का उलट पुलट रही थी। और अब यह अंतिम टेलीग्राम, बहुत सी मीठी अच्छी मधुर यादों से भरे रिश्ते का मिठास से भरा। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। पर कहाँ रख पाऊँगी भला? किसी ने देख लिया तो क्या समझा पाऊँगी कुछ? नहीं,
फिर वैसे भी मेरे वर्तमान में अतीत के इस अध्याय की ना ज़रूरत है ना जगह। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने अंतिम टेलीग्राम को आखिरी बार भरी आँख से निहार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे उससे कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में इस टेलीग्राम में बसी भावनाओं की खुशबू जो बस गई है, अब इसी खुशबू में भीगी फिरती रहूँगी जीवन भर। वह मुझे भूला नहीं है, मेरे लिए बस यही एहसास, कोई गिलानी नहीं है, प्यार है, खुशी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी कहानी को सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।